इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। खोल दो खिड़कियों को, नहीं तो आवाज गूंजती है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, चार्ज। और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज किस पर रहेगा, रेस्ट पर। मतलब चार्ज जब रेस्ट पर है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, क्या क्या फिनोमेना उसके होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, कि हम चार्ज को पढ़ेंगे किसके ऊपर, चार्ज एट रेस्ट। वी विल स्टडी चार्ज एट रेस्ट। क्लियर है। तो एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक हमने क्या पढ़ा, मास। क्या पढ़ा, मास। भाई फर्स्ट यूनिट में हमने पार्टिकल पढ़ा कि ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी ये है। सेकेंड थर्ड फिर रिजिड बॉडी आ गई, उसमें भी हमने क्या पढ़ा, मास, पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी कैसे बनती है, बहुत सारे पार्टिकल पास थे, लेकिन हमने एक रिजिड बॉडी मतलब हमेशा किसकी बात की, मास की बात की। लास्ट यूनिट में हमने वेव्स में पढ़ा, SHM में पढ़ा, तो किसकी बात की, मास की ही। हर चीज, हर जगह किसी यूनिट, हर यूनिट में किसकी बात थी, मास की बात थी। लेकिन 12th क्लास में हम अधिकतर किसकी बात करेंगे, चार्ज की। किसकी बात करेंगे, चार्ज की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि व्हाट इज चार्ज। सबसे पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए चार्ज होता क्या है। चार्ज होता क्या है, जैसे हमने मास पढ़ा, क्या पढ़ा, मास। कि मास क्या होता है, जैसे कोई बताएगा व्हाट इज मास, कोई बताएगा व्हाट इज मास, कोई, शाबाश। हाँ, अमाउंट ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है भाई, किसी भी बॉडी का मास क्या है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट है। समझ रहे हो, ये मास की एक डेफिनेशन है। क्या है, एक डेफिनेशन है। लेकिन दूसरी डेफिनेशन में एक थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से बताता हूं कि मास की दूसरी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए हमने ग्रेविटेशन पढ़ा ना 11th में, क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन। उसमें हमने क्या कहा, उसमें हमने कहा कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m1, दूसरी बॉडी है उसका मास क्या है, m2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो क्या लगता है, g। तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये है भाई। अगर मैं कहूं कि मैंने इसका मास क्या कर दिया, 0, अगर मैंने m1 0 कर दिया तो फोर्स क्या हो गया, 0। कौन सा फोर्स 0 हो गया भाई, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है ना। क्लियर है, ये क्या हो गया, 0। कहने का मतलब यहां से क्या बात स्पष्ट होती है कि मास किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने इसका मास 0 कर दिया तो फोर्स क्या हो गया, 0। मतलब ये m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था या नहीं, और m2 m1 को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो यदि किसी बॉडी का मास 0 हो गया, इसका मतलब ना तो वो किसी के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, ना उसके ऊपर कोई
लगा सकता है, ना वो किसी के ऊपर लगा सकता, ना उसके ऊपर कोई लगा सकता। तो व्हाट इज मास? मास इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है मास जिसकी वजह से कोई बॉडी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है या महसूस कर सकती है दूसरे के द्वारा। अगर मास नहीं तो ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाएगी, ना एक्सपीरियंस अनुभव कर पाएगी किसी दूसरी बॉडी का। अरे समझ रहे हो गए या नहीं? तो ये समझ में आया इस चीज से। तो व्हाट इज मास? मास क्या है? दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच वो बॉडी क्या करती है? दैट बॉडी एक्सर्ट और एक्सपीरियंस विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास की वजह से कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ पा रहे हो? तो चूंकि हमने 11th में मास पढ़ा, हम 12th में क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज। तो सबसे पहली चीज क्या है? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो देखिए व्हाट इज चार्ज, ध्यान देंगे भाई सभी। तो व्हाट इज चार्ज? तो सेम तरीके से जैसे मास की वजह से किस फोर्स, कौन सा फोर्स है मास की वजह से? ऐसे ही चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो व्हाट इज चार्ज? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच दैट बॉडी exert or experience which force? Electric force. Which force? Electric force. तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ना लग रहा है ना वो महसूस कर पा रही है। तो हमने कूलाम लॉ पढ़ा था 10th में, पढ़ा था ना कूलाम लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ की तरह था कूलाम लॉ। समझ रहे हो? तो अभी हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं? कूलाम्स लॉ। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कूलाम्स लॉ। ठीक है, जिससे ये डेफिनेशन आपको और क्लियर हो जाएगी। पढ़े भाई कूलाम्स लॉ? देखिए कूलाम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ। व्हाट इज कूलाम्स लॉ? कूलाम लॉ क्या कहता है भाई? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, व्हाई आई यूज इंटरेक्शन? फोर्स मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव। इंटरेक्शन ना, समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम फोर्स मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव। ये चीज हमने 10th में पढ़ी है। सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, दिस चार्ज इज व्हाट? Q1 and this charge is what? Q2. ठीक है, and this is distance r, this is distance r. तो now force of interaction between 2 point charges, this force is valid for point charges. कूलाम लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? तो Q1 and Q2, these are 2 point charges and having distance r between them. So what is force of interaction? Force of interaction is directly proportional to the product of 2 charges, Q1 and Q2, inversely proportional to the square of distance between them. Clear? And F equals to, ये proportionality constant हमने हटाया इक्वेशन 1 2 को लगा करके, K
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के इज ए कांस्टेंट। के के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। के इज ए कांस्टेंट। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। के बराबर होता है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे हम, बट अभी इस डेफिनेशन से हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज तो हमने 10th में पढ़ी है ना भाई, कूलाम लॉ पढ़ा होगा ना 10th में। तो F इक्वल्स टू क्या आया यहाँ पर, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं Q1 को 0 कर दूं तो ये फोर्स क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स बन रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर चार्ज है तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, डिपेंड ऑन इट्स नेचर, कि सेम नेचर है या डिफरेंट नेचर है, समझ रहे हो या नहीं। लेकिन चार्ज है ही नहीं तो देयर इज नो रिपल्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन। तो व्हाट कैन वी से, we can say charge is that property of a body due to which it can exert or experience electric force, Coulomb force। समझ पा रहे हो या नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, एनी डाउट? ठीक है भाई, तो चार्ज समझ में आया क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों कूलाम लॉ को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। कूलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में आएगा, सारी चीजें आएंगी। ये तो केवल मैंने किसके लिए बताया, किस पर्पज से बताया, कि चार्ज की डेफिनेशन के एक पर्पज से बताया है, ठीक है। अब हम चार्ज की बारे में 2-4 चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चार्ज, अब इस यूनिट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज एट रेस्ट। समझ रहे हो, मतलब चार्ज रेस्ट पर रहेगा। चार्ज जब मूविंग होता है ना तो वो करंट बना देता है। करंट क्या होता है, चार्ज जब मूव करता है एक फिक्स डायरेक्शन में तो करंट बनता है, ठीक है। चार्ज जब मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। हमने 10th में पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा ना, एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टैटिक चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरी यूनिट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे चार्ज किस पर है, रेस्ट पर। दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो करंट बना रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी यूनिट में क्या पढ़ेंगे, चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। समझ रहे हो। चौथी यूनिट में पढ़ेंगे कि जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट को बदलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, समझ रहे हो, तो करंट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर पढ़ा था ना, समझ रहे हो कि नहीं, 10वीं में एसी जनरेटर पढ़ा था या नहीं, नहीं होगा, पहले होता था, ठीक है। तो चौथी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। देखो नेचर लव सिमेट्री, नेचर में क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो हमने बताया कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए कि नहीं। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो चौथी यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज को, करंट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट को कैसे बनाया जाता है, वो होता है, वो बाकी डिटेल्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके हम क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। वही एसी जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथी यूनिट आएगी हमारी, तो सब चीजें इंटर रिलेट करेंगी, पहली यूनिट, चौथी यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। तो इसलिए एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, समझ रहे हो बेटा, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी भी दिन ये नहीं सोचना है कि भाई आज हम छुट्टी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी हैव टू बी वेरी सिंसियर, ओके। सो अब आते हैं कि हम चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, क्या होती है चार्ज की एसआई यूनिट, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। एक चार्ज की ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है भाई, सीजीएस यूनिट समझते हो, दो सिस्टम होते थे, है ना।
सीजीएस यूनिट चार्ज की क्या होती है? स्टैट कूलाम। क्या होती है? स्टैट कूलाम। क्या होती है भाई? स्टैट कूलाम। ठीक है, क्लियर है? अब इनके बीच में रिलेशन आएगा 1 कूलाम बराबर हाउ मैनी स्टैट कूलाम। अब ये तुम्हारे लिए घर का काम है। 1 कूलाम इज हाउ मैनी स्टैट कूलाम। क्यों है? क्योंकि हमने कन्वर्जन्स पढ़े हैं 11th क्लास में। 1 जूल इज हाउ मैनी अर्ग्स, ठीक है। 1 न्यूटन इज हाउ मैनी डायन। तो वी हैव स्टडीड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो मैं तुम्हें देता हूं 1 कूलाम इज हाउ मैनी स्टैट कूलाम्स। क्लियर है भाई? कल ये आप फिगर आउट करके आना। क्लियर है? अब अगली चीज क्या है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज आज हम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं बिकॉज इट्स आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेम चार्ज रिपेल। सेम चार्ज रिपेल। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट। टाइप कितने चार्ज के? 2, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है भाई। सेकंड क्या कहता है बताओ मुझे, कोई प्रॉपर्टी बताएगा मुझे? सेकंड, हाँ, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये कहां से पढ़ा आपने? ठीक है, हाँ, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड इन नेचर। वो तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये पढ़ेंगे हम। क्वांटाइज्ड कैसे होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। तीसरा एक और, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन इज चार्जेस एडिटिव इन नेचर। चार्ज क्या होता है भाई? एडिटिव इन नेचर होता है। चलो देखो, अब ये तो हमें सबको पता ही है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। हम पहले ये पढ़ेंगे कि चार्ज बनता कैसे है, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्वांटाइज्ड इन नेचर में कैसे है। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, ये चीज अभी हम बताते हैं आपको कैसे। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। जैसे मास क्या करता है? वेरी करता है। किसके साथ? मास इज वेरिएंट। मास क्या करता है? वेरी करता है। कैसे? वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। मास को जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हम मूव करवाते हैं तो उसका मास चेंज होता है, बट चार्ज का मास चेंज नहीं होता। किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। चार्ज को कितनी वेलोसिटी दे दो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 5 कूलम है तो क्या रहेगा? 5 कूलम में रहेगा। मास चेंज होता है। क्या होता है? मास चेंज। एक तुमने पढ़ा होगा m बराबर m0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, v बराबर जब 0 कर देते हैं तो m बराबर किसके आ जाता है? m0 के। m0 इज रेस्ट मास, कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0। तो मैं जब जीरो वेलोसिटी करूंगा तो m बराबर क्या आ जाएगा? m0। दिस इज रेस्ट मास, कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0, तो m0 इज द रेस्ट मास। तो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाता जाता हूं तो ये फैक्टर चेंज होगा नीचे वाला, तो मास क्या होगा? चेंज। तो जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है तो मास पर इफेक्ट आता है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो मास क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, बट चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमने 11th में पढ़ा मास, 12th में पढ़ेंगे चार्ज, तो ये डिफरेंस है मास और चार्ज के अंदर। ठीक है, ओके।